ये चीज़ है। तो जैम एग्ज़ाम अच्छा गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी आपको बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो फाइनली आज आप लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो गया, और इसके लिए आप काफ़ी दिनों से लगे पड़े थे, नहीं जी, एकदम बंध गए थे बंधन में, इससे कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिले, कब छुटकारा मिला। वैलेंटाइन वीक भी इसी में आ गया था, तो और भी समस्याएं हो गई थी। हाँ, तो चलो ठीक है, ओवरऑल काफ़ी कुछ आपने सीखा होगा इस प्रिपरेशन जर्नी में। एग्ज़ाम कैसा गया कैसा नहीं गया वो तो स्कोर आने के बाद पता चल जाएगा। बाकी आप लोग पेपर दे करके आए हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता है कि पेपर कैसा था, माने उसका लेवल क्या था, इजी था, मॉडरेट था, डिफ़िकल्ट था। हम इसी पर डिस्कशन करेंगे, और साथ में मैं आपको बतलाऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है। क्वालिफाइंग नहीं, मैं क्वालिफाइंग पर डिस्कस कम करता हूँ, मैं आईआईटी मिलने वाले मार्क्स पर डिस्कस ज़्यादा करता हूँ। ठीक है ना, तो मैं मेनली इसी पर बात करूँगा कि कितने मार्क्स पर आपको आईआईटी मिल सकता है। जैसा आप लोगों का रिव्यू है मैं उसके अकॉर्डिंग ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप पर ही डिपेंड करती है। तो मैं मेनली स्कोरिंग, मैं सेफ स्कोर पर डिस्कस करूँगा कि कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, साथ में और आप आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। जैम बेहतर गया है फिर भी आपके पास और क्या बेहतर ऑप्शन है, और जैम बेहतर आपके अकॉर्डिंग नहीं गया है तो क्या आपके पास और बेहतर ऑप्शन है। दोनों केस में आपको जानना जरूरी है, बेहतर गया है फिर भी, और आपके अकॉर्डिंग बेहतर नहीं गया है फिर भी, क्योंकि अभी और भी काफ़ी कुछ है जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। अभी आपके हाथ से मौका गया नहीं है, सिर्फ अभी एक आईआईटी जैम निकला है, और भी बहुत सारे बेहतर अपॉर्चुनिटीज है जो आपका इंतजार कर रही है। बस उसके लिए इसी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है जैसा कि आपने आईआईटी जैम के लिए किया, या एग्जाम देने के बाद जिस चीज में आपको कमी फील हो रही है कि मैं यह करता तो शायद और बेहतर हो जाता, मैं ऐसे करता तो शायद और बेहतर हो जाता, उस कमी को एक्सपीरियंस के तौर पर लेते हुए नेक्स्ट एग्जाम के लिए फुलफिल करना है। ऐसा नहीं कि ऐसा ना हो कि आप सेम मिस्टेक्स को दोबारा रिपीट कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यह एग्जाम की प्रिपरेशन से ही पता चलता है कि इस पेपर के लिए मुझे कितना मेहनत करने की जरूरत थी, कितना दिन पहले लगने की जरूरत थी, किस तरीके से पढ़ने की जरूरत थी, कितना टेस्ट देने की जरूरत थी, पीवाईक्यू का क्या रोल था, मतलब बहुत कुछ चीजें आपको सिखाता है एग्जाम। ठीक है ना, क्या कुछ दिक्कत है? ठीक है, तो यह एग्जाम आपको काफी कुछ सिखाता है, और भी आपके आगे एग्जाम्स आएगा। ठीक है ना, जैम के अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। कोई जिनका जैम बेहतर गया है वो भी वो एग्जाम देते हैं, जिनका बेहतर नहीं गया होता है वो भी वो एग्जाम देते हैं। जैसे आईएसएस का एग्जाम हो गया, आरबीआई डीएमआईएस का एग्जाम हो गया, आईएसआई का एग्जाम हो गया, सीएमआई डेटा साइंस का एग्जाम हो गया, गेट का एग्जाम हो गया, नेट जेआरएफ का एग्जाम हो गया। और जब आप प्लेसमेंट के लिए जाइएगा कैंपस ऑन कैंपस, वहाँ भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट होता है एप्टीट्यूड से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड। जो कंपनी आती है वो अपने कोडिंग टेस्ट वगैरह लेती है। तो ऐसा नहीं कि ये आपका पहला एग्जाम था, अभी कई सारे एग्जाम्स आपके लाइफ में आएंगे। मेन होता है सीखना, आपको कहीं ना कहीं सीखना ही पड़ता। मैं जेई के टाइम पर सीख गया था, यदि मैं अपनी बात करूं तो जब मैं जेई एग्जाम दिया था ना, मैं उसी समय सीख गया था मेहनत करके। मेरा जेई हुआ ही नहीं, मैं बहुत मेहनत किया फिर भी जेई नहीं हुआ। तो बहुत सारी कमियां रही जो एग्जाम देने के बाद पता चला। तो उस कमी को मैं जैम एग्जाम जब देने के लिए गया, जब इसकी मैं प्रिपरेशन करने लगा, तो उन सारी कमियों पर मैंने वर्क किया, और नतीजा ये रहा कि मेरा 25 रैंक आ गया। और उसके बाद हर एक एग्जाम मेरे से निकलता चला गया। मैंने जो भी मैं एग्जाम दिया, मन से दिया, वो एग्जाम निकलता चला गया। सेम केस आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं एक जगह मेहनत करना ही पड़ता है, और उस मेहनत से हमें सीखना ही पड़ता है कि क्या कमी रही, और हमें और किस तरीके से वर्क करने की जरूरत थी, और किस तरीके से मुझे मेहनत करने की आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरत है।
ताकि आगे फिर से ऐसा न हो। कोई बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया होगा एग्जाम के पहले, क्या होगा क्या नहीं होगा क्या, अब उन सारे सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जो मैं शुरू से कर रहा था कि आप प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, प्रेशर मत लीजिए, अब कोई ये भी सोच रहा होगा कि शायद प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पर चर्चा करना, खुद से बातें करना, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। चाहे आपका बेहतर एग्जाम गया हो या नहीं गया हो, बेहतर गया तो और आप कैसे बेहतर कर सकते थे, बेहतर नहीं गया तो आप किस तरीके से बेहतर कर सकते थे, क्योंकि आगे और भी एग्जाम्स आएगा। और यदि आप इस पल को मिस कर दोगे ना, तो फिर से जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, फिर से आप सेम गलती को रिपीट कीजिएगा। और उतने सारे एग्जाम्स तो आएगा नहीं ना भाई। अब माने आप लास्ट स्टेज में चल रहे हैं ना कैरियर के, कि इसके बाद आपको कहीं बेहतर जगह पे सेटल होना ही होना है, क्योंकि चैलेंजिंग है आपके पास। आप मास्टर्स करने वाले हैं तो इसके बाद और क्या ही बचता है डिग्री। आप तो सारी डिग्री तो नहीं लोगे ना 1 या 2 सालों में, तब आपको जल्दी से सेटल भी होना है। तो इस पर डिस्कस जरूर करना, खुद से बातें जरूर करना, आपस में डिस्कस जरूर करना, मंथन चिंतन आप जरूर करना, ताकि आपने जो टाइम स्पेंड किया है इस प्रिपरेशन जर्नी में, उसका आप बेनिफिट्स आने वाले टाइम में ले सको। यदि आप इस पर मंथन नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको वापस से भुगतना पड़ेगा और बहुत बड़ा ठेस लग सकती है। तो उसको मौका क्यों देना है, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा वो प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का एक टाइम लिमिट होता है ना, एक एज भी होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें सेटल भी होना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पर आप एक बार मंथन चिंतन जरूर कीजिएगा कि आपने इस प्रिपरेशन जर्नी में क्या खोया, क्या पाया। खोया तो कुछ भी नहीं होगा, आपने सिर्फ पाया ही होगा। बस आपने कहाँ पर कमी किया, किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए था, कहाँ गाइडेंस की कमी रही, कहाँ टेस्ट की कमी रही, किस तरीके से माने कहाँ क्वेश्चंस की कमी रही, किस टॉपिक्स में आपने मेहनत किया, कहाँ पर आप सेमेस्टर एग्जाम भी आपने दिया होगा, उसमें भी कोई डिस्टर्ब रहा होगा, वहां पर क्या कमी रही। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पर आपको मंथन चिंतन करने की जरूरत है। अब मैं आता हूँ पेपर की तरफ। काफी बच्चों से मेरी बात हुई, रिव्यू लिया, और बच्चों के अकॉर्डिंग जो पेपर है ना, वो लोग ऐसा बतला रहे, फिर आप लोग बतलाना, मैं पहले बतला दूं जो मैं बातचीत किया हूँ। वो करेगी स्टार्टिंग से क्वेश्चंस काफी इजी था, शायद 15-20 तक क्वेश्चंस काफी इजी था। नहीं जी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, 1 to 20 के आसपास क्वेश्चंस इजी था, ठीक है। इसके बाद डिफिकल्टीज लेवल पेपर का, क्वेश्चंस का बढ़ता गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, उसका डिफिकल्टीज लेवल भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और एमएसक्यू और एनईटी आते आते ब्लंडर हो गया। नहीं, शायद कुछ, हाँ, शायद मैक्सिमम के साथ यही हुआ। अब ग्रुप में जो पोलिंग हो रहा है, मैक्सिमम बच्चे करेंगे पेपर मॉडरेट था, एक्चुअल में तो ये डिफिकल्ट होना चाहिए। तो यहाँ भी 2-3 केस है। पहला केस ये है कि जैसे सपोज दैट कि मुझे 60 में से 30 क्वेश्चंस कर ले, मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मुझे 30 ही क्वेश्चंस करना है, ज्यादा नहीं करना है। और वो 30 क्वेश्चंस हो रहे हैं मेरे से, जितना मैं सोच करके गया था उतना क्वेश्चन मेरे से हो रहा है। जो मैं सोचा था कि मुझे इजी इजी क्वेश्चंस करना है, वो क्वेश्चंस मेरे से हो रहा है। तो उस केस में मेरे लिए पेपर क्या हो गया, ओबियस है कि इजी हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, वो पेपर इजी हो गया। एक केस वो लेते हैं जिसको 40 क्वेश्चंस करना है, ठीक है, वो तो 30 क्वेश्चंस तो इजीली कर लिया। जैसे ही वो 32-33 क्वेश्चंस को प्लस करने लगा, अब उसका टाइम कंज्यूम होने लगा क्वेश्चंस में। और जैसे ही वो 35 प्लस करने होने लगा, उसका और ज्यादा टाइम कंज्यूम होने लगा, या क्वेश्चन फंसने लगा बीच में जाकर के, या और ज्यादा वो लेंथी होने लगा, वो कैलकुलेटिंग होने लगा। तो उसके लिए पेपर डिफिकल्ट हो गया, या मॉडरेट टू डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन 40 क्वेश्चंस की थी, जिसकी एक्सपेक्टेशन 45 क्वेश्चंस की थी, उसके लिए और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। तो ये रेफरेंसेज है पेपर किसी का, माने किसी का रिव्यू देने का,
कि किसके लिए पेपर इजी है और किसके लिए पेपर डिफिकल्ट है। डिपेंड करता है कि किसको कितना क्वेश्चंस करना है, ये बात उस पर डिपेंड करता है। यानी कि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आपको 45 क्वेश्चंस करना है, तो ऐसा नहीं कि हर किसी को ही एग्जाम हॉल में 45 ही क्वेश्चंस करना है, किसी को 25 ही क्वेश्चंस करना है। वो जितना सोच करके गया उससे उतना क्वेश्चन हो गया, तो उसके लिए पेपर ऑब्वियस बात है कि इजी हो गया, उसके लिए डिफिकल्ट रहा ही नहीं, क्योंकि वो बाकी क्वेश्चन को पलट के भी नहीं देखा और उसका पूरा टाइम 25 क्वेश्चन में ही निकल गया। सेम 30 क्वेश्चंस वालों के साथ हुआ, सेम 35 क्वेश्चंस वालों के साथ हुआ। लेकिन इसके बाद जाते जाते पेपर का लेवल बढ़ने लगा। तो यदि पीवाईक्यू की मैं बात करूं कि किस पीवाईक्यू की तरफ लेकर के जा रहा है ये जो टेंडेंसी है पेपर का, तो यहाँ पे मेरे सामने 3 पेपर है जिस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूं। एक जैम 2021 का पेपर है, दूसरा जैम 2022 का पेपर है और तीसरा जैम एमए 2024 का पेपर है। यदि मैं इन तीनों पेपर का आपको पैटर्न बतला दूं तो शायद आप और इजीली गेस कर पाइएगा कि जो 2021 का पेपर था उसमें क्या था कि काफी क्वेश्चंस स्टोरी टाइप था। जो क्वेश्चन इजी था वो सच में इजी था, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट था वो सच में ही डिफिकल्ट था, लेकिन उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं थे कि ज्यादातर डिफिकल्ट हो। करीब करीब मुझे लग रहा है कि उसमें 35 to 40 क्वेश्चंस इजी थे। जब आप जैम 2021 का पेपर देखिएगा, आपके सामने भी पेपर होगा, आपने दिया भी होगा, आप खुद ही चीज को कनेक्ट कर पाइएगा कि उसमें 35 से 40 क्वेश्चंस इजी था। तो जिनको 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था उनके लिए तो पेपर इजी हो गया, जिनको 45 से ऊपर अटेम्प्ट करना था उनके लिए पेपर टफ हो गया। तो उसमें एक स्टूडेंट थी, मेरी स्टूडेंट नहीं, शायद कहीं और, शायद जेवियर्स की थी या प्रेसिडेंसी कॉलेज की थी, क्या नाम था उसका, 83 स्कोर उसने किया था। ठीक है, उसने 83 स्कोर मार दिया था उस पेपर में, और जो सेकेंड टॉपर था उसका स्कोर 67 के आसपास था। जो थर्ड टॉपर था उसका स्कोर मुझे लग रहा है कि शायद 3 या 4 स्टूडेंट जो है ना वो 60 प्लस किए थे, 3 या 4 शायद इसी के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। और मैक्सिमम बच्चे 55 से 59 के बीच में थे मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एक मेरा स्टूडेंट दक्ष भी था उस समय मेरे पास मात्र 5 ही स्टूडेंट थे, 5 या 6 थे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं थे 2021 में। तो दक्ष था, तो दक्ष का 52 स्कोर था, 52 पर उसका 35 मार्क्स आया था। मैं 2021 पेपर की बात करूं तो जैसा बोल रहे कि उतना इसमें कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 40 के आसपास था। लेकिन मैं आता हूं 2022 के पेपर में। 2022 के पेपर में जो क्वेश्चंस का इजी का जो था ना, यदि आप उसका काउंट करो कि कितने क्वेश्चंस इजी थे एग्जाम हॉल में की मैं बात कर रहा हूं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा। बाहर में हर एक पेपर इजी होता है, ठीक है ना। एग्जाम हॉल में बैठ करके जो आप फील करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 2022 का जो पेपर है उसमें करीब 27 यानी 30 के आसपास क्वेश्चंस इजी था। लेकिन बात यह है कि वो इजी क्वेश्चन एक साथ नहीं होते, पूरे पेपर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो कौन क्वेश्चन को स्किप करता है तेजी से वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना बेहतर स्कोर करेगा। जो स्किप करने नहीं जान रहा है उसके लिए तो पेपर टफ हो जाएगा, वो ज्यादा क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन इजी है तो उसके आगे 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फिर 2 क्वेश्चन इजी मिला तो एक क्वेश्चन वापस से डिफिकल्ट मिल गया। तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को वो कितना तेजी से स्किप करता है, कितना कम टाइम उसमें देता है, वो एक ये भी बात मींस डिपेंड करता है कि हाँ उसका मैं उस समय कट ऑफ क्या जाने वाला है, ठीक है। तो श्रुति स्टूडेंट जिसका 3rd रैंक था, ठीक है, उसने एग्जैक्ट 60 मार्क्स लाया था, 60 पॉइंट समथिंग या 60 रहा होगा, उसका 3rd रैंक था। यानी 60 से ऊपर मात्र 3 स्टूडेंट्स थे। एक इसका था स्कोर, एक और उसका जो था उसका 61 पॉइंट समथिंग स्कोर था, और जो फर्स्ट AIR1 लाया था उसका स्कोर 67 के आसपास था। एक मयूरी स्टूडेंट थी हमारे पास, उसका स्कोर एग्जैक्ट 55 था, उसका 7th रैंक आया था। देवहरिया जिसका वेबिनार भी मैं रखा, ठीक है, उसका रैंक
देवप्सीता की मैं पहले बात करूं, देवप्सीता वो भी यूएसए से पीएचडी ही कर रही है। इसका रैंक 13 था 51 पॉइंट समथिंग मार्क्स पर, 13 रैंक था, ठीक है। इसके बाद देवहरगिया जाना जिसका 24 रैंक था। इसका स्कोर मुझे लग रहा है कि 47.67 था। इसने क्वेश्चन चैलेंज किया था बट वो गलत हो गया, इसने थोड़ा अलग इनइक्वालिटी लगा दिया, जबकि चेबीसेव इनइक्वालिटी लगाना था, ठीक है ना। तो इसने चैलेंज भी किया था बट इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फाइनली वो क्वेश्चन उसका रॉन्ग हो गया, तो निगेटिव मिल गया। तो उसका 49.67 स्कोर था और इसका रैंक 24 था। तो ये उस समय का सिनेरियो था, ठीक है। और 42 या 43 मार्क्स पर एक का रैंक 37 था, ठीक है। ये वाला सीन था। इसके बाद एक का रैंक 75 था। मुझे लग रहा है कि उसका स्कोर ना 33 या 34 के आसपास था। तो ये था आपका जैम 2022 का स्कोर, मार्क्स वर्सेस रैंक। और कहीं ना कहीं पेपर 2022 के सिमिलर जा रहा है, कहीं ना कहीं ये उसके सिमिलर ही जा रहा है, ठीक है। तो मैं आता हूं थोड़ा जैम एमए 2024 की तरफ। तो जैम एमए 2024 में क्या था कि जो आपका सीन था, ठीक है, उनका भी यही सेम थिंग था। 1 से लेकर के 12-13 तक में क्वेश्चन दनादन हो रहा था, ऐसा जैसे कि लॉलीपॉप मिल गया है, बस सिर्फ खाना है। लेकिन जैसे ही वो 13 क्वेश्चन क्रॉस करते हैं अचानक से ब्रेक लग जाता है। नहीं होता गाड़ी एकदम फुल मौसम में अचानक से पावर ब्रेक लग जाता है, उनका ऐसे ही पावर ब्रेक लग जाता है। और ऐसा पावर ब्रेक लगता है कि कोई लड़का एमएसक्यू तक भी नहीं पहुंच पाता है। एनएटी तो दूर की बात है, कोई एमएसक्यू तक भी नहीं पहुंच पाता, यानी कोई 31 क्वेश्चन भी नहीं देख पाता है। वो 30 क्वेश्चन तक ही रह जाता है। कोई 22 क्वेश्चन देखता है, कोई 27 क्वेश्चन देखता है, कोई 30 तक क्वेश्चन देखता है, कोई एनएटी तक पहुंचता ही नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उससे 1 से लेकर के 12-13 तक क्वेश्चन दनादन हुआ। तो वो जो लगातार वो 12 क्वेश्चन किया तो उसको लगा कि आगे भी क्वेश्चन, एक नहीं होता, एक अलग सा माहौल बन जाता है कि आपको लगता है कि मेरे से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है ना, या आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो रहा था ना। तो आपके दिमाग में वही बातें कनेक्ट होने लगती है, ठीक है ना, कि आपसे क्वेश्चन हो रहा था तो आपको टाइम का पता ही नहीं चलता। जैसे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन फंसे तो आप टाइम पर ध्यान दोगे, अरे यार टाइम निकल रहा है, भागो एनएटी में, भागो एमएसक्यू में, इस क्वेश्चन को स्किप करो। ऐसी बातें आपके दिमाग में उस समय चलती है। लेकिन जब क्वेश्चन लगातार होते रहता है तो यह आपके टाइम वाली जो चीजें ना आपके दिमाग से स्किप कर जाता है, ये आप इस चीज को भूल जाते हो। और आगे जब किसी क्वेश्चन में टाइम स्पेंड होने लगता है, टाइम निकलने लगता है, तो उस टाइम का आपको पता ही नहीं चलता है कि आपने उस क्वेश्चन में कितना टाइम दे दिया। तो उनके साथ मैक्सिमम ऐसा ही केस हुआ था। और किसी को पता भी चल गया, मान लो किसी को पता भी चल गया कि चलो भाई मेरे से अब नहीं हो रहा है, तो एनएटी में चलते, एनएटी में बम का गोला था वहां पर, ठीक है, इंतजार ही कर रहा था, तुम आओ तो मैं तुमको फोड़ता हूं। हाँ क्या हुआ बोलिए? हाँ तो तुम आओ तो मैं तुमको फोड़ता हूं। माने क्वेश्चंस हो ही नहीं रहा करने का मतलब, ना एमएसक्यू का क्वेश्चन हो रहा है ना एनएटी का क्वेश्चन हो रहा है। इतना डिफिकल्ट पेपर था, मैं भी डिस्कशन कराया हूं एक बार, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। तो उस समय 31 मार्क्स पर जैम एमए 2024 की बात कर रहा हूं। हाँ एमए मैथमेटिक्स, ना कि स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। हाँ तो 31 मार्क्स पर उनका 37 रैंक होता है और जो टॉपर का मार्क्स होता है शायद 47 होता है। AIR1 का जो मार्क्स है वो 47 या 55 होता है। इसके बाद सीधे सेकेंड रैंक जो होता है ना, एग्जैक्ट नहीं है, या तो 55 होगा नहीं तो 49 या 47 होगा। इन्हीं तीनों में से कोई एक स्कोर होगा, मैं 100% श्योर, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंड टॉपर का रैंक होता है वो सीधे आ जाता है कहाँ पर, सीधे आ जाता है 45 के नीचे, 40 के आसपास आ जाता है। यानी कोई लड़का 50 प्लस किया ही नहीं एक को छोड़ करके, और ना 45 प्लस किया, एक ही लड़का किया 45 प्लस, बाकी 45 के नीचे थे। और 31 मार्क्स पर 17 रैंक आता है। सोच सकते हैं कि कितना अच्छा रैंक आता है, ठीक है। तो ऐसा सीन था जैम एमए 2024 का।
तो यदि तीनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, 3 का नहीं 2 का ही कॉम्बिनेशन कीजिए, 2022 और जैम में 2024 का, तो थोड़ा बहुत चीजें सिमिलर हो रही है कि हाँ आपसे 25 तक लगातार क्वेश्चन अच्छे से हुआ, 20 तक क्वेश्चन इजीली हुआ, उसके बाद आपका पेन फंसने लगा, टाइम निकलने लगा, और टाइम ऐसे निकला कि आपको उसका अंदाजा ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप पेपर को मॉडरेट कर रहे, मॉडरेट आप इसलिए कर रहे क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन ट्राई किया, और ट्राई किया लगातार 25 क्वेश्चन हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है आपके दिमाग में, तो इसलिए पेपर आपको इजी लग रहा है, जो कि है भी 25 क्वेश्चन आपसे हुआ, दैट मीन्स कि आप पेपर को ऑब्वियसली बात है इजी ही बोलोगे, और हर कोई इजी ही बोलेगा, मैं भी इजी ही बोलता। हाँ बोलिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो रोहित का मार्क्स 39, इस पे जो है रैंक जो बनी थी तो 32 रैंक बनी, किस में? ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं इसका वीरेंद्र था, उसका जो है 42 मार्क्स था, 42 मार्क्स पे 24 रैंक बनी थी सबसे। किसका, किस में? ठीक है, तान्या थी, उसके 41 मार्क्स थे। उसके एक मिनट आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव पेपर, आप किसकी माने किस ईयर की बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ मेरी आवाज आ रही है? आपका नाम भी नहीं, आप किस साल की बात कर रहे हैं? क्या हुआ भाई, माइक ऑन करके बंद हो गए? चलो ठीक है ना। हाँ तो मैं कुछ बतला रहा था, ठीक है ना, तो यार डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो आप बतलाओ, ठीक है, आप किस ईयर की बात करें, कम से कम वो तो पता चले बच्चों को, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता रहा कि ये चीजें कहाँ तक मैच कर रही है, ठीक है ना, माने इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से। तो मेरे अकॉर्डिंग जो रहेगा, मैक्सिमम बच्चे ने 30 के आसपास क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम बच्चे, ठीक है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे जिन्होंने 30 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट किया है, और उनसे हुआ भी है, बात ये भी है मैक्सिमम लोगों से हुआ भी है। यदि मैं एक क्वेश्चन गलत भी मान लूं, 2 क्वेश्चन उन्होंने एक्यूरेसी माने बाई चांस उनसे गलत हो गया होगा, या ऑप्शन गलत टिक हो गया होगा, या कैलकुलेशन गलत हो गया होगा, फिर भी ऑप्शन मैच कर गया होगा, माने एमसीक्यू क्वेश्चन सबने इजी फील किया है मैक्सिमम ने, ठीक है, माने इजी नहीं मॉडरेट फील किया है, क्योंकि 15 तक 16 या 17 तक क्वेश्चंस इजी मिल रहा था, उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होने लगा, तो वो मॉडरेट के क्राइटेरिया में आ जाता है। फिर एमएसक्यू क्वेश्चंस डिफिकल्ट मैक्सिमम ने फील किया, एक आध दो ही हैं जिन्होंने इजी फील मींस मॉडरेट फील किया है, काफी कम स्टूडेंट्स है, मेरे पास करीब 60 स्टूडेंट्स का डेटा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और एनएटी मैक्सिमम लोगों ने डिफिकल्ट फील किया है, मैक्सिमम लोगों ने, मॉडरेट वही 2 या 3 ही लोग होंगे जिन्होंने मॉडरेट फील किया, लेकिन नहीं तो मैक्सिमम ने डिफिकल्टी फील किया। यानी ऑन एवरेज देखा जाए तो एमएसक्यू और आपका एनएटी यह मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है, या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट की तरफ जा रहा है। आपका इसमें क्या व्यूज है, थोड़ा थंब दिखला दो, तो क्या एमएसक्यू डिफिकल्ट था? ठीक है, और एनएटी वगैरह, एनएटी भी डिफिकल्ट था ना? 41 से 50 जी था, ठीक है, 51 से 60 डिफिकल्ट था, ओके, यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, 61 मार्क्स वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में भी इजी था, और आपका एनएटी में भी इजी था, तो 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स है, ओके। तो मींस मतलब कि 20 क्वेश्चंस आपका 1 मार्क्स का है, जो कि काफी इजी था। तो यदि मैं 21 में मान लूं कुछ देर के लिए कि सबने 60 क्वेश्चंस को सही किया होगा, मान लेते हैं, ठीक है, तो 20 में से 60 कितना हो गया? किसने 20 में 20 ट्राई किया होगा, या 20 में मैं 18 ही क्वेश्चंस ले लेता हूं, किसने 18 क्वेश्चंस ट्राई किया 20 में, और उसका 16 सही रहा, तो यहाँ 16 मार्क्स रह गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अच्छा मैं लिख भी देता हूँ, 1 मिनट लिखने के लिए जगह, चलो ठीक है, मैं इसी पर लिख देता हूँ, कलर का सिलेक्शन कर लूंगा,
तो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि यहाँ पर आपका 18 क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाला किसी ने ट्राई किया, तो मान लिया कि 16 क्वेश्चन सही है, दैट मीन्स कि 16 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मैं 30 क्वेश्चन ट्राई किया हूं, तो 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस हो गए, 12 क्वेश्चंस हो गए। मान लेता हूं कि 12 में से उसका 10 सही रहा, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 दूना 20 हो गया ना, 10 दूना 20 हो गया, तो 20 मार्क्स, तो ये कितना गया 36 मार्क्स। ये रहा मिनिमम, ये मिनिमम रहा। ठीक है, इसके बाद मैं मान लेता हूं कि उसने जो है 12 में 12 ट्राई किया, सही किया, और यहां पर 18 में 18 सही कर दिया, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 24 42 जा रहा है, नहीं जी, 42 मार्क्स हो गया। अब किसी ने 35 भी ट्राई किया है, 40 भी ट्राई किया है, तो आप कहोगे कि आपने हमें तो कंसीडर ही नहीं किया। तो आपको कंसीडर किया गया है, ठीक है, आपको कंसीडर किया गया है, ऐसा नहीं कि आपको कंसीडर नहीं किया गया है। ठीक है ना, 30 क्वेश्चंस आ गया ना, तो आपने 35 ट्राई किया होगा, तो गलत भी तो होगा, इधर भी कुछ गलत होगा, कुछ एनएटी जब कैलकुलेटिंग था, लेंदी था, तो थोड़ा वहां भी गलती हुआ होगा। तो हम एवरेज को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमें एक कट ऑफ वो डिसाइड करना है। ये नहीं डिसाइड करना कि टॉपर का कितना स्कोर है, ये नहीं डिसाइड करना है कि टॉप 10 वाले का कितना स्कोर है। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना है कि कितने मिनिमम मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा, यानी सेफ रहेगा, कितना स्कोर आपके लिए सेफ रहेगा, हम इस पर बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि रेंज यही आ रहा है, 36 से 42 मार्क्स जिसका रहेगा, यानी 42 के नेबरहुड कर लो, 42 ही कर लो। ठीक है ना, एरर हर जगह रहता है। ठीक है ना, 42 से 3 मार्क्स प्लस कर लो और 3 मार्क्स माइनस कर लो, इसका एक आप रेंज ले लो। मुझे तुम्हारी एक्यूरेसी कैसी रही एग्जाम में, ज्यादा पैनिक तो नहीं किया, ज्यादा जो है घबराहट तो नहीं किया, तो वो थोड़ा सा बेटर नहीं। तो बात ये है ना कि आपका जो है ना, बच्चे 20 से 22 क्वेश्चन तक पैनिक किए ही नहीं है, वही पैनिक किया है जो पहले एनईटी में गया है, जो एमसीक्यू में गया है वो शायद ही पैनिक करेगा, इसका चांस बहुत कम है 22 क्वेश्चन तक। उसके बाद पैनिक करे तो उतना मैटर नहीं रखता है, क्योंकि तब तक उसने अच्छा खासा मार्क्स बटोर लिया। उसके बाद वो पैनिक भी करेगा ना, तो वो चीजें एमसीक्यू में मैक्सिमम क्वेश्चंस वो स्टेटमेंट टाइप का था, प्रूफ तो स्टेटमेंट दे दिया, तो वहां से पता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के बेस पे थे। ओके, मैक्सिमम मतलब 5 से 6 क्वेश्चंस था ऐसा। ओके, वैसे एमएस दो स्टेटमेंट था, पी एंड क्यू, पी ट्रू क्यू फॉल्स, या दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स, ऐसे टाइप का था स्टेटमेंट। ओके ओके ओके, माने न्यूमेरिकल टाइप नहीं था, यही ना? नहीं, ये एमसीक्यू का बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, ओके। और एनईटी में लेंदी ज्यादा था, लाइक 51 में कुछ क्वेश्चंस तो था उधर। हां, कोई एक बोलो, कोई एक, वैसे भांजन आप बोलो। हाँ, 51 से 60 थोड़ा लेंदी फील हुआ, 41 से 50 नॉर्मल चल रहा था। हाँ, तो वही तो मैं भी कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ ना, जैसा आप लोग बोल रहे हो कि जैसे लड़का स्टूडेंट कोई 1 से स्टार्ट किया, वो 22 तक स्मूथली गया। ठीक है, 20 तक स्मूथली गया, उसे क्वेश्चन दनादन हो रहा है। इसके बाद क्वेश्चन फंसने लगा, एक को ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, ट्राई किया फिर भी नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत पैनिक किया, घबराया होगा, वो फिर डायरेक्ट एनईटी में निकला होगा। एनईटी में वो 51 से 60 की तरफ गया होगा, फिर वहां भी वो घबराया होगा, यहाँ भी उससे नहीं हुआ होगा, मैक्सिमम चांस है। ठीक है, जैसा आप बोल रहे हैं, तो वो वापस से 41 की तरफ लौट के आया होगा, और यहाँ पर उससे क्वेश्चन वापस से हो रहा है, तो यहाँ पर वो इतना क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत घबराहट भी हो गया। ठीक है, यदि वो 10 का 10 ट्राई भी करता है, तो 10 का 10 सही नहीं करेगा,
कम से कम 2 या 3 दो क्वेश्चन तो गलत करेगा ही करेगा, कम से कम 2 क्वेश्चन गलत करेगा ही करेगा। तो अभी भी कितना हो रहा है, 2018 हो रहा है और एमएस की उत्तर करने लायक था नहीं। मान लेते हैं कि 51 से 60 में एक क्वेश्चन उसने कर ही लिया, चलो 2 ही क्वेश्चन कर लिया, तो कितना हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया। एक मान लेता हूं कि एक उसने एमएसक्यू में सही कर दिया, चलो 2 ही मान लिया, 2 सही कर दिया, तो कितना हो गया, 32 मार्क्स हो गए। ये वो स्टूडेंट्स है जो माने बेहतर पोजीशन में, मैं बेहतर पोजीशन वाले की बात कर रहा हूँ, ये वो स्टूडेंट है जो बेहतर पोजीशन में है। तो कितना मार्क्स बन रहा है, यदि 32 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका कितना मार्क्स बन रहा है, देख लो, यहाँ पर 10 मार्क्स जोड़ लो और यहाँ पर 8 मार्क्स जोड़ लो, तो 18 मार्क्स यहाँ हो गया, बच गया आपका 80, यहाँ पर 18 में 40 हो गया, ठीक है ना, तो 28 मार्क्स हो गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया, 46 मार्क्स आ रहा है। 46 मार्क्स एक तरीके से बेहतर पोजीशन में है, ये मैं बेहतर पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो मेरा अनुमान है कि कॉलेज जो मिलेगा ना आपका, जो कॉलेज वाला जो आपका स्कोर जा रहा है, जो कॉलेज वाला आपका स्कोर जा रहा है वो वही 40 के नेबरहुड में जा रहा है, 40 के नेबरहुड में आप माने मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ हो। बाकी तो स्कोर आएगा तो और पिक्चर क्लियर होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम हम खुश है, पता चला कि कभी कभी गलत भी होने लगता है। और हाँ, मैक्सिमम के साथ पिछले बार भी हुआ था। हाँ, वो काफी, खैर वो तो पेपर ही डिफिकल्ट है, इसमें इजी था तो कोई नहीं भी किया होगा तो 30, हाँ जनरल के लिए। और जो कलर स्कोर कितना होगा, मतलब लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा 50 रैंक के लिए? 50 रैंक के लिए मुझे लग रहा है कि जिसका स्कोर 42 प्लस रहेगा ना, तो मुझे लग रहा है कि 50 के आसपास रैंक आ जाना चाहिए। ये मेरा गेस, जस्ट गेस है, मैं 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, आप भी गेस ही कर रहे हैं। और मैं एक डेटा के ही तौर पर बात किया हूँ, ऐसा नहीं कि तुक्का मारा हूँ, ठीक है ना, मैं तुक्का नहीं मारा हूँ, काफी लोगों से भी मैं डिस्कस किया हूँ और मैं डिस्कस करने के बाद ही ये बात बतला रहा हूँ कि हाँ 42 के आसपास 50 रैंक बनने का चांस है। बाकी जब स्कोर आएगा ना तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ही रिस्पॉन्स शीट आएगा, मुझे लग रहा है कि विद इन अ वीक स्कोर आ जाना चाहिए आपका। मैं स्कोर कहने का मतलब कि रिस्पॉन्स शीट प्लस आंसर की, ये दोनों आ जाना चाहिए। उसके बाद जब आप मैच करोगे ना, फिर उसके बाद और ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि हाँ कितना आपका मार्क्स बन रहा है, जितना आपने किया है क्या उसमें सारे सही किया हुआ है कि कुछ उसमें गलत भी हुआ है। तो वही है, तब तक जैसा आप मॉडरेट कर रहे हो। हाँ, क्लस्टर कहाँ पर बनेगा, तो 30 to 35 के बीच में भयंकर क्लस्टर बनेगा, यानी एक एक मार्क्स के लिए 10-10 रैंक का डिफरेंस आ सकता है 30 से 35 मार्क्स के बीच में, क्योंकि 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन सबके लिए इजी था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए। तो 30 से 35 के बीच में क्लस्टर बनने का मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस, और बाकी स्कोर आएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। अब ये बतला कि मेरे टेस्ट से क्वेश्चंस कितना सिमिलर था, क्योंकि मेहनत तो भाई हमने भी किया है, तो थोड़ा बहुत तो जानने का तो हक है, ताकि अगले बार उस चीज को और बेहतर किया जा सके। कितना सिमिलर था जी, कुछ था, फायदा कुछ मिला? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे कोई तो बोलो सर, कैसा था जी? अच्छा, कंडीशनल का, अच्छा क्वेश्चन ही आ गया था डायरेक्ट क्या? मतलब सिमिलर टाइप था। अच्छा, वो FLT 27 या 28 दोनों में से कोई एक था नहीं? अच्छा सर, FLT 28 में पूछे थे आप PQ स्टेटमेंट वाइज कई सारे क्वेश्चन वैसे ही आए थे MCQ। कब में पूछा था, किस FLT में? FLT 28 में या 27 में? 28 में। अच्छा स्टेटमेंट को फॉल्स ऐसे टाइप क्वेश्चन उसमें बहुत सारे। अच्छा, इस टाइप से स्टोरी बना करके, माने वो स्टेटमेंट दे करके, स्टेटमेंट 1 2 दे करके। अच्छा हाँ, एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस था।
अच्छा, मैं ऐसा FLT 28 में क्वेश्चन शायद पूछ रखा था, नहीं और भी होगा, ऐसा नहीं कि FLT 28 में ही होगा, FLT 23 में भी होगा। जब मैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिया था उसमें भी क्वेश्चंस था, माने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बना करके कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो ऐसा तो काफी था। माने अपनी FLT में ही आप पूछे थे, मतलब ऐसे बहुत ही FLT में था स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन था, लेकिन इस बार क्या ना, इस बार जैम में MCQ में 5 से 6 क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन थे, ओके। और FLT से तो इजी पेपर था ना कि टफ था? FLT से इजी था ये। हाँ, तो इसका भी एक तो इसका भी एक बेनिफिट्स मिल जाता है बच्चों को, ठीक है ना। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था अपने जो बच्चे IIT में, उन्हीं से मैं डिस्कस कर रहा था, भास्कर जी से भी डिस्कस कर रहा था। देखो 2 सिनेरियो होता है। एक लड़का बोर्ड का एग्जाम देकर, माने +2 की पढ़ाई करके JEE मेन के एग्जाम में बैठता है, एक लड़का JEE एडवांस की तैयारी करके JEE मेन के एग्जाम में बैठता है। तो किसके लिए वो पेपर इजी होगा? JEE 12th वाले बच्चे के लिए होगा कि JEE एडवांस वाले बच्चे के लिए होगा? ऑब्वियस बात है JEE एडवांस वाले बच्चे के लिए वो पेपर इजी होगा। माना कि 25 क्वेश्चन सबके लिए इजी था, लेकिन 25 के बाद की जो कहानी है, असली खेल तो वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो मैक्सिमम बच्चे जो भी सुप्रीमो का टेस्ट सीरियसली दिया है, कम से कम 40 क्वेश्चंस तक, एग्जाम हॉल की मैं बात करूं, मैं बाहर में तो आपको सारे क्वेश्चन इजी लगेगा, ठीक है ना। एग्जाम हॉल की मैं बात कर रहा हूं, कम से कम 40 क्वेश्चन तक उसको ना पेपर इजी टू मॉडरेट ही लगा होगा। कम से कम ऐसे 40 क्वेश्चंस होंगे जो उसको इजी टू मॉडरेट का फील कराया होगा। उसके बाद भले डिफिकल्ट लग रहा हो, लेकिन मेरा टारगेट ही 30 क्वेश्चन का था। मेरा खुद का ही टारगेट था कि आप 30 क्वेश्चंस करके आओ, बस सही 30 क्वेश्चंस करके आ जाओ, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और 30 करने का मतलब कि 30 ही नहीं होता, मुझे पता है कि आप 35 तक लेकर के खींचोगे चाहे जो भी है, तो 35 भी राउंड फिगर में ले ले तो फिर भी अच्छा है, काफी बेहतर है। हमें कॉलेज लेने से मतलब है ना कि हमें रैंक लाना है। रैंक बाद में देखा जाएगा, हमारे लिए कॉलेज फर्स्ट है, रैंक बाद में, ठीक है ना। 50 रैंक वाला भी उसी बेंच पे बैठेगा और 1 रैंक वाला भी उसी बेंच पे बैठेगा, तो रैंक आचार डालेंगे, ठीक है। बस कॉलेज मिल जाए ना, आपसे कोई रैंक पूछने वाला है। मैं आपको ये भी बतला दूं, कोई भी एक सिंगल बंदा IIT के अंदर या आगे कभी भविष्य में कोचिंग फील्ड में यदि आप नहीं जाते हो, तो कोई आपसे रैंक नहीं पूछेगा, यानी कोई आपके रैंक में इंटरेस्ट दिखलाएगा ही नहीं, कोई भी नहीं पूछेगा। बस वो एडमिशन लेने के लिए था, आपने एडमिशन ले लिया, अब उसका कोई मतलब नहीं है। ना कोई आपसे प्रोफेसर पूछने वाला है, ना आपसे कोई पूछने वाला है। कभी कभी क्या होता है ना, IIT में जाने के बाद जिसका रैंक बेहतर होता है ना, वो अब छिपाता है कि कोई मेरा रैंक ना जान जाए, ठीक है ना, क्योंकि स्कोर वहां आता ही नहीं है सेमेस्टर में, तो वो रैंक बतलाने में शर्म फील करता है। कोई ऐसा ना बोल दूं कि मेरा रैंक 5 था, तो तेरा 5 का रैंक कैसे आएगा बे यार, तो तेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तेरा कैसे 5 रैंक आ सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे होता है, तो वो सेम फील करता है। अरे गलती से किसी को पता ना चल जाए कि मेरा 5 रैंक है, ठीक है ना, तो इसलिए वो कभी डिस्कस ही नहीं करता है। जैसे मेरा 25 रैंक था, ठीक है, तो स्टार्टिंग में बड़ी अच्छा लगता था कि मेरा 25 रैंक है, और जैसे मैं IIT में पहला क्लास किया ना, दूसरा तीसरा क्लास किया, अब मैं छिपाने लगा, भाई कोई गलती से ना जान जाए कि मेरा रैंक 25 है, कोई गलती से ना जाने, प्रोफेसर तो कतई ना जाने, कभी मैंने गलती से उनको कान तक भनक ना पहुंचे कि मेरा 25 रैंक है, ठीक है ना, नहीं तो घोर बेइज्जती करेंगे क्लास में, ये कैसे हो गया, तुम्हारा कैसे रैंक आ गया। तो बहुत सारी चीजें होती है, बस सीट मिलना इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसे भी मिले। अब क्वेश्चंस होगा कि OBC वालों का, EWS वालों का, तो वही 2-2, 3-3 मार्क्स कम करते जाना, ठीक है। OBC IIT कानपुर कभी कभी 200 रैंक तक भी मिल जाता है, कभी कभी 150 पर भी क्लोज हो जाता है, कभी कभी 140 पर भी रैंक पर क्लोज हो जाता है। तो उनके लिए गेस कर पाना बड़ी चैलेंजिंग है, चाहे EWS हो या फिर OBC हो। जैसे कि पिछले बार EWS 151 रैंक तक, 151 रैंक तक IIT कानपुर मिला, और ऐसा भी दौर रहा है कि 75 रैंक तक
आईआईटी कानपुर क्लोज हो गया है, बॉम्बे कानपुर दोनों। तो ये रिलेटिव है, तो कितना कैटेगरी वाला बच्चा बेहतर किया है यह कहना मुश्किल है। कितने कैटेगरी वाले बच्चे एग्जाम दिए हैं यह भी कहना मुश्किल है, क्योंकि उसका डेटा हमारे पास नहीं है। हाँ, हम कमेंट जनरल कैटेगरी का इजीली कर सकते हैं, रैंक आने के बाद भी आपका हम कमेंट नहीं कर सकते ओबीसी वाले का। अब हमें पता ही नहीं है कि टॉप 100 में कितने ओबीसी है, टॉप 200 में कितने ओबीसी है, टॉप 100 में कितने एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं, कितने ईडब्ल्यूएस वाले हैं, यह कमेंट ही नहीं हो पाता है। या 50 से लेकर के 80 रैंक तक के बीच में कितने ईडब्ल्यूएस वाले हैं, 10 12 13 तो सीटें ही है। ऐसा ना हो कि सारे के सारे 13 इसी में आ जाएगी, भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है। आईआईटी बॉम्बे 2024 में 81 रैंक तक क्लोज हो गया था शायद, 2023 में कि 24 में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 81 ओबीसी क्लोज हो गया। इस बार पता नहीं कहां तक गया है, 127 28 की 50 तक गया है। तो कहना मुश्किल है, क्योंकि यह रिलेटिव है, ठीक है ना। हाँ, जनरल का कहना फिर भी काफी हद तक आसान है, ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको जाते जाते थोड़ा खुशखबरी सुना दूं कि चलो ठीक है जो है, हाँ आपके ऑप्शन की बात है ना, इसी में ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। ये भी एक खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या बेहतर ऑप्शन है? आईएसआई बेहतर ऑप्शन है, सीएमआई डेटा साइंस बेहतर ऑप्शन है। आप कहोगे सर सीएमआई डेटा साइंस की फी बहुत ज्यादा है, प्लेसमेंट भी तो बहुत बेहतर है। बैंक से लोन लेकर के पढ़ लो, मेहनत करो वहां पर, 2 साल में उस बैंक का लोन चुका दोगे और पूरी जिंदगी उसके कमाओगे ना आप। ये भी तो देखो, 2 साल में आप लोन को चुकता कर दोगे, लेकिन आप पूरी जिंदगी कमाइएगा। तो आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे? तो थोड़ा पॉजिटिविटी अंदर ला करके सोचो कि हाँ पॉसिबल है, सीएमआई डेटा साइंस का कोर्स करना पॉसिबल। हाँ, रूम किराया वगैरह थोड़ा मैनेज करना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक केवल कॉलेज का फीस देगा, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है ना। बाकी बैंक से थोड़ा कंसल्ट करना होगा, बातचीत करना होगा, तब जाकर के पता चलेगा, ठीक है ना। बाकी आईएसआई एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा एक आईएसएस एग्जाम, ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सीधे नौकरी, न पढ़ाई न लिखाई, सीधे नौकरी, ठीक है ना। कोई डिग्री सिग्री नहीं, सीधे नौकरी पकड़ लो। और जिसने जैम के लिए मेहनत की, जिसने भी जैम के लिए मेहनत किया है, उसके लिए आईएसएस एग्जाम बहुत 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 इजी है। और जो जैम निकाल लिया है, तो अभी वो 2 साल मास्टर में बिजी रहेगा, ठीक है। अब वो मींस उसके सेमेस्टर एग्जाम में अपना दिमाग खपाएगा, ना कि वो अभी आईएसएस की तरफ मुड़ के देखेगा। तो आपके पास 2 साल टाइम है, 2 साल के अंदर ही आप आईएसएस क्रैक कर लो, क्योंकि कहीं इसके दिमाग में आईएसएस की बात आ गई तो आपको जगह मिलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब तक ये 2 साल एमएससी कर रहा है, तब तक आप आईएसएस पे फोकस करके आईएसएस निकाल लो। और इसका लेवल जैम के कंपेयर में 90% यानी 90% इजी है, 90% इजी इसका एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, सिलेबस ज्यादा है, सिलेबस की कमी नहीं है, सिलेबस बहुत है, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस है, सिर्फ टिक करना, पेन भी नहीं चला, सिर्फ टिक करना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इजी एग्जाम है। लेकिन तब बेहतर क्यों नहीं बच्चे उतना कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में कोई अच्छे से गाइड नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहा। बच्चों को गाइड कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर मेहनत करता हूँ, दिन रात बच्चों के एकदम लगे रहता हूँ एग्जाम के दिन तक। भले वो मेरे से इरिटेट हो गए होंगे, वो बात अलग है, ठीक है, फिर भी मैं लगे रहता हूँ। भाई एक भी बच्चा यदि मेरी बातों से प्रभावित हो रहा है तो ये बड़ी बात है ना मेरे लिए, ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट है। बाकी 5 इरिटेट हो रहे क्योंकि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, वो मान गए कि हाँ मुझे ऐसा ही करना है। लेकिन जो नहीं सीखे उनको भी तो मुझे पकड़ना है ना, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को कंसीडर करना, केवल 150 बच्चों को कंसीडर नहीं करना है ना। मेरे पास, मेरे ग्रुप में जितने बच्चे हैं, मेरे पास जितने बच्चे मेरे को विश्वास करके आए, मेरा काम है सबको बेहतर फैसिलिटीज देना, सबको उस लाइन में जबरदस्ती खींच करके खड़ा करना। भले उसका मन हो या ना हो, लेकिन जबरदस्ती खींच करके खड़ा करना मेरा काम है। तो इसलिए मैं बार बार आपके पीछे पड़ा रहता हूँ, ताकि हर रोज 2-3 लड़का भी प्रभावित, वो इफेक्टेड हो रहा है मेरी बातों से कि नहीं भाई इतना सब कह रहे, चलो थोड़ा बहुत पढ़ ले। तो एक दिन में 2 लड़का भी आ रहा है तो 30 दिन में 60 लड़का हुआ ना, जिसका पढ़ाई से मन हट गया था, उतना ध्यान नहीं दे रहा था। 60 बच्चा तो मेरे चलते पढ़ने लगा। एडमिशन ले लेने से इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो पढ़ने लग जाता है।
उसके पीछे लगना पड़ता है भाई, है तो कितना भी स्टूडेंट ही है ना, ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा मैच्योर हो गया है कि उसके पीछे पढ़ना ही छोड़ दो ताकि वो अपने से ही पढ़ ले, ऐसा नहीं होता है तो कितना भी स्टूडेंट है, अंडर 20 ही एज है तो उतनी अभी समझदारी भी नहीं हुई जब तक कि वो 30 का नहीं हो जाता। 30 वाले एज में भी लोग ना समझ है, 20 की तो बातें ही छोड़ो, 25 की तो बातें ही छोड़ो, तो हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मुझे भी पड़ती है। तो मुझे गाइड करने के लिए कोई और होता है, आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ, या आपके सीनियर्स है, या और भी काफी लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं। तो आईसीएस के लिए मुझे लग रहा है कि माने ऐसा लगा बच्चों को प्रताड़ित किया गया है। जो मेरे पास आए हैं, कोई 80,000 दिया है, कोई 1 लाख फीस दिया है, कोई 70-75,000 फीस दिया है, न उनको एक भी प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, न उनको माने प्रैक्टिस सेट मिल ही नहीं रहा है, इतना बड़ा एग्जाम प्रैक्टिस सेट मिल ही नहीं रहा है, सिलेबस भी टाइम से कवर नहीं हो रहा है, अभी तक सिलेबस ही पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है, टेस्ट का तो नामो निशान ही नहीं है। तो डीपीपी और टेस्ट बनाना सबसे चैलेंजिंग काम है। मैं डीपीपी टेस्ट के पीछे क्यों पड़ा रहता हूँ, क्या रीजन है, क्योंकि मुझे पता है कि एक डिफिनीशन से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं क्लास में पूरा नहीं करा सकता, इम्पॉसिबल इवेंट है। यदि मैं कराने लगूं तो कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे ये पूरा भरोसा है कि मैं जब डिफिनीशन को समझा दूंगा तो आप उस क्वेश्चंस को माने प्रैक्टिस सेट के बदले प्रैक्टिस सेट से आप एक डिफिनीशन से कई सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। नहीं आएगा कोई बात नहीं, वो मैं आपको डाउट में बतला दूंगा, आप ग्रुप से सीख सकते हो, विकिपीडिया से सीख सकते हो, डाउट 4, 5, 6, 7 डाउट फैकल्टी आप उनसे सीख सकते हो। तो प्रैक्टिस सेट डीपीपी बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक डिफिनीशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करता है। क्लासरूम में एक डिफिनीशन पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन कवर, ये प्रैक्टिकल है। जो भाई आप तो बच्चे नहीं हो ना कि आपको बेवकूफ बनाया जाए, आप तो आंखों से देख रहे हो कि हाँ भाई ये तो जेन्युइन बात है, एक डिफिनीशन पे ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन कवर होगा, और ऐसे ऐसे कितने सारे डिफिनीशन है। यदि एक ही डिफिनीशन पर 10-10 क्वेश्चन कराया जाने लगे तो आपको लग रहा है कि एक भी टॉपिक साल भर में समाप्त होगा, नहीं होगा, तो लोग 2-2 क्वेश्चन करा के छोड़ देता है। अब सोचो कि जो डीपीपी प्रोवाइड ना करे तो एक डिफिनीशन पर जो 15-20 क्वेश्चंस बन सकते थे वो तो उसका रह गया, वो तो कभी उसको टच ही नहीं कर पाएगा। हाँ, माइक को म्यूट कर लो भाई, जो माने टेस्ट दे रहा है भाई माइक को म्यूट करो। किसी का माइक ऑन है? भास्कर जी, किसी का माइक ऑन है जी? बंद करो। किसका है? हाँ हाँ ठीक है। तो ये माने प्रैक्टिस सेट और टेस्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस को एक डिफिनीशन पर कवर किया जा सकता है। यानी एक डिफिनीशन से कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास 24 आवर्स टाइम है ना। आपके पास 20 नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप मेरे से पूछ सकते हो, डाउट फैकल्टी है, कभी भी उसको बतलाया जा सकता है। तो डीपीपी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, और इसको बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत है। क्योंकि मैं क्लास में एक डिफिनीशन पर तो 2 क्वेश्चन करा दिया, लेकिन जो बाकी के 30 क्वेश्चन है वो तो रह गया, और उसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अभी मैं आईसीएस का डीपीपी प्रैक्टिस सेट टेस्ट ही बना रहा हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पिछले 10 दिन से कम ऑन एवरेज 12 से 13 घंटा मेहनत कर रहा हूँ, ऑन एवरेज पर डे। अब इतना मेहनत कौन करेगा? जिसके अंदर जुनून होगा कि हमें स्टूडेंट्स को आईएसएस क्रैक करवाना है, स्टूडेंट्स को आईएसआई क्रैक कराना है, स्टूडेंट्स को सीएमआई डेटा साइंस का एग्जाम क्रैक करवाना है, उसके अंदर वो जुनून होगा ना। वही उसी जुनून का नतीजा है कि यहाँ पर जैम का रिजल्ट बेहतर आ रहा, इस बार भी बेहतर ही आएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं बच्चों से मेहनत करवाया हूँ, मैं मेहनत किया हूँ, पूरी टीम ने मेहनत किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने जी तोड़ मेहनत किया है, उनके मैं पीछे जबरदस्ती उनसे मेहनत करवाया, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बेहतर ही होगा। और इतने पीछे शायद ही कोई पड़ता है, मुश्किल है, क्योंकि सब अपने कामों में बिजी है और मैं आपके पीछे बिजी हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे बेहतर करवाना है। तो दोनों में फर्क हो जाता है कि कोई, और सबसे प्लस पॉइंट है कि मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ, ठीक है, तो टाइम जो भी है सब और सिर्फ आपके लिए ही है, तो एक इसका भी प्लस पॉइंट है। और ऑब्वियस बात है, किसी का शादी हो जाता है ना तो बीबी एकदम वो परेशान नहीं कर देगी,
है कि बच्चे से शादी की हो कि मेरे से शादी की हुआ तो चले जाओ बच्चों के पास यार, मेरे पास क्यों हो आप? नहीं जी, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो उसका भी एक फायदा मिलता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो पूरा टाइम आपके लिए जाता है, क्वेश्चंस के लिए जाता है, आपके लिए क्वेश्चंस क्रिएट करता हूँ, आपके लिए टेस्ट क्रिएट करता हूँ। और क्वेश्चंस बनाना, टेस्ट के लिए क्वेश्चंस बनाना, डीपीपी के लिए क्वेश्चंस बनाना पढ़ाने से लाख गुना ज्यादा डिफिकल्ट है। वो मेहनत आपको भले दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगता है। जैसे कि एक मूवी जो 3 घंटे में बन के 2 घंटे में तैयार होती है, तो आपको वो सिर्फ मूवी दिखता है, लेकिन उसके पीछे का 2 साल का मेहनत, 3 साल का मेहनत, 4 साल का मेहनत वो आपको दिखाई नहीं देता है। सेम डीपीपी और प्रैक्टिस सेट के साथ है। और हम इसके लिए मेहनत करते हैं, और इसलिए यहाँ का रिजल्ट भी बेहतर है और आगे भी बेहतर होगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस दिन मैं अब तो उतर ही गया हूँ, आईएसएस का मैं जानते हो कितना टेस्ट बना रहा हूँ? 150 टेस्ट बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? जैम के लिए इतना कम क्यों? आईएसएस के लिए इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि आईएसएस में 1 लाइनर क्वेश्चन है और सिलेबस ज्यादा है। तो जब तक मैं ज्यादा टेस्ट नहीं बनाऊंगा तब तक वो कवर ही नहीं होगा, सारा चीज कवर ही नहीं होगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा होना बहुत जरूरी है। दूसरा, स्पीड मायने करता है। 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, यदि कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता तो इतना बनाना माने इतना जरूरी नहीं था। जैसे जैम के लिए 30 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट होता है, फुल लेंथ टेस्ट, बाकी यूनिट वाइज टेस्ट मिलाकर के आपका 50 से तो ज्यादा टेस्ट हो जाता है। लेकिन इनके लिए 150 टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इनके 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं और एक एक पेपर को 1-1 घंटा में टेस्ट देने के बाद कंप्लीट कर लेंगे, 1 से 2 घंटा में। लेकिन आपका एक पेपर कंप्लीट करने में किसी का 1 दिन लग जाता है, किसी का 2-2 दिन भी लग जाता है। ऐसा भी पेपर है एफएलटी यहाँ का कि उसको कंप्लीट करने में, टेस्ट के बाद एनालिसिस करने में, कंप्लीट करने में 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन आईएसएस का जो पेपर है उसमें लेवल नहीं है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो उसको कवर करने में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 घंटा। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा है। और ऊपर से भाई गवर्नमेंट नौकरी, सरकारी नौकरी है, तो सरकारी नौकरी तो बिहार में, भारत में, मैं तो आप जानते ही कि उसका क्या क्रेज है। तो वो चीज, एक सरकारी वाला गाना सुने हो जी, हमके चाहिए सरकारी दूल्हा वाला गाना जी, कौन था जी? अरे कोई गाया था ना जी, पता नहीं सरकारी दूल्हा वाला गाना कौन सा था। तो 25 लाख दहेज चाहिए, एगो बुलेट गाड़ी चाहिए, पता नहीं कैसे तुमने गाना वाना सब गाता है, ठीक है ना। तो ये वाला सर देखो, लड़का सब खुश हो गया सरकारी नौकरी का नाम सुनते हैं, एकदम गुब्बारा फूटने लगा नहीं। तो वो वाली चीज है। तो खैर, तो वो है। तो और होगा, हम 27 में काफी बेहतर करेंगे आईएसएस में। और मेरा टारगेट है, अब जब आईएसआई में मैं बेहतर कर रहा हूँ, 50-60% सीट में जब मैं कैप्चर कर रहा हूँ, तो आईएसएस में कौन सी बड़ी बात है, इसमें भी कैप्चर होगा, ठीक है ना। 28 सीट इस बार आया है, मेरी कोशिश रहेगी, माने अगले बार कितना आता है उस पर डिपेंड। इस बार उतना टाइम नहीं मिला है, फिर भी मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ उनको न्यूमेरिकल पढ़वा रहा हूँ, कंप्यूटर पढ़वा रहा हूँ। इसके बाद जो और भी टॉपिक्स है, लीनियर मॉडल है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, पेपर 1 का ये टॉपिक्स है जो जैम में आप लोग नहीं पढ़ते, ये मैं सब कुछ इनको कवर करवा रहा हूँ। और मेरा पूरा भरोसा है कि 15 मार्च तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो इनका पेपर 1, पेपर 2 क्लियर हो गया, बच गया पेपर 3 और पेपर 4। तो पेपर 3 और पेपर 4 भी उतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्टिव है, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम आंसर राइटिंग वगैरह देंगे ना, वो ज्यादातर क्वेश्चंस इधर उधर का ही रहता है, पीवाईक्यू ही रहता है, सिर्फ उसके बारे में जानना है, ठीक है ना, कि उसको लिखना कैसे है और क्या क्या उसका रिसोर्स है, तो वो हो जाएगा। बाकी रह गया जीएस का पेपर, तो पेपर 1 और पेपर 2 जो इंग्लिश और जीएस होता है, सॉरी इंग्लिश और जो जीएस का पेपर होता है, इसमें जस्ट 25 मार्क्स लाना, तो ये भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ये भी 25 मार्क्स 100 में आ ही जाता है। तो ये हो गया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन, आईएसएस भी है। फिर एक आरबीआई डीएम आईएएस है, इसका भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा। पहले एक चीज तो अच्छे से कर लो, मेरी आदत है पहले एक चीज को परफेक्ट करना, ठीक है ना। और एक और आपके लिए खुशखबरी हो सकती है कि शायद सीएसआईआर नेट जीआरएफ से स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट अलग होगा। अभी मैथमेटिकल साइंस है ना, तो शायद वो अलग होगा। तो अलग होगा तो एक और आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि हाँ भाई अब आप नेट जीआरएफ भी इजीली क्रैक कर सकते हो। वैसे स्टार्स वालों के लिए नेट जीआरएफ का एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही अलग हो जाएगा आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो आप कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, कुछ नहीं तो 35,000 रुपया हर महीना तो मिलेगा ना, ठीक है ना। जेआरएफ के नाम पर पीएचडी का पीएचडी, जेआरएफ का जेआरएफ, दोनों चीजें हो जाएगी।
माने स्कॉलरशिप में स्टाइफन अभी 37,000 मिलता है प्लस HRA, और आपका PhD की डिग्री भी, तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आपका कुछ सजेशन है, आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ अपना रिव्यू देना है तो आप दे सकते हो। किसी को कुछ बोलना है? तो CVT का मॉक टेस्ट अलग से देना होगा? ये भास्कर जी से पूछिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही सारी चीज़ों को देखते हैं, तो इसके बारे में मुझे अभी डिस्कस भी नहीं किया ना, मुझे खुद ही टाइम नहीं मिला, ठीक है ना, तो एक बार उनसे मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके अलावा हाँ, बाकी CMI और ISI के लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, कल से ही पढ़ाना स्टार्ट होगा, ठीक है, कल से भाई लग जाना है, ठीक है ना। कोई CMI का क्लास 5 से 7 होगा, और ISI का क्लास हाँ वही 5 से 7, और ISI का क्लास 7 से 9 होगा। हाँ, लक्ष्य वालों के पास तो सब चीज का एक्सेस है, कोई टेंशन ही नहीं, लक्ष्य वालों के पास सब कुछ का एक्सेस है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि लक्ष्य बैच में आ जाओ सारे बच्चे, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। सर CMI का मॉक टेस्ट हम कहाँ से एक्सेस करेंगे? वो आपका जहाँ पर लेक्चर है ना वहीं से हो जाएगा, ओके सर, ठीक है ना। हाँ, CMI का भी टेस्ट होगा, और ISI का भी टेस्ट होगा, ठीक है, और ISIS में जो ज्वाइन किए उनके लिए भी टेस्ट होगा। उनके लिए तो मैं कितना टेस्ट बना भी दिया, 3 या 4 टेस्ट उनके लिए मैं बना दिया। सोचो, मैं आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपसे भी मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, 12 से 13 घंटा सिर्फ क्वेश्चन। इसके बाद क्लास का ले लो, आपके गाइडेंस का ले लो, बच्चों का 10-12 कॉल आता है उसका ले लो, तो अभी मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। आपका डाउट वगैरह ले लो, मिनिमम 10-12 हर रोज डाउट आ ही जाते हैं बच्चों का मेरे पास, और क्विकली मैं रिप्लाई देता हूँ किसी भी। भले मैं वो कह दूं कि बाद में बतलाऊंगा, लेकिन बोलता जरूर हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर मार देता हूँ, ठीक है ना। तो वो चीजें वो रेयरेस्ट केस में होता होगा, या मैं बोल देता हूँ कि आप अभिनव से पूछ लो, रितम से पूछ लो, जीत से पूछ लो, ईमान से पूछ लो, उमंग से पूछ लो, सौम्य से पूछ लो, ये मैं रेफर कर देता हूँ, या दिवाकर सर से पूछ लो, ठीक है ना, तो ये मैं रेफर कर देता हूँ। अदरवाइज मैं बतला ही देता हूँ, ठीक है ना, तो वो मैं रिप्लाई कुछ ना कुछ देता हूँ। तो यदि आप ओवरऑल मेरा वर्किंग आवर देखोगे ना ओवरऑल, तो मुझे लग रहा है कि मैं पर डे 15 से 16 घंटा काम कर रहा हूँ, 15 से 16 घंटा। आपका भी करियर बनने वाला है, आपको तो एकदम आपके अंदर भूख होना चाहिए मेहनत करने की। जानते हो, कोई भी एग्जाम ना, अभी मैं किसी से डिस्कस नहीं कर रहा था, सर भास्कर जी से, कि मैं जब जैम दिया था तो मैं निकाल लिया था, जबकि मैं BSc भी बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा था, फिर भी मैं निकाल लिया था। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मेरे अंदर जुनून था, भूख था बेहतर करने का, एग्जाम क्रैक करने का, वो भूख मुझे बेहतर बनाया। तो यदि आपके अंदर भूख है कि मुझे बेहतर करना है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम भी रिसोर्स मिलेगा तो आप बेहतर नहीं करोगे, कर जाओगे बेहतर, उसी को आप 100% में कन्वर्ट कर दोगे, 20% रिसोर्स को आप 100% में कन्वर्ट कर दोगे। और यहाँ तो फिर भी 100% मिल रहा है, उसको कोई 100 नहीं कर पाता है, मेरा जो कंटेंट है उसको भी कोई 100 नहीं कर पाता है। तो मेरे अंदर भूख था बेहतर करने का, मैं दिन रात लगे रहता था, जब तक मैं अपने मंजिल को पा नहीं लिया। मैंने जो भी वो था, IIT जैम का एग्जाम जब तक मैं दे नहीं दिया, उस समय IIT जैम था, अभी मेरे अंदर ISIS वाला जुनून है, जैम वाला तो हो ही गया, जैम वाले तो चीजें बेहतर चल ही रही है, ठीक है ना, बेहतर चल ही रही है। और मैं कितना बेहतर इसमें कर सकता हूँ, टॉप 10 में 9 बच्चे आ गए, और कितना बेहतर किया जाए, ठीक है। अब 1 से 50 तो लगातार लाना मुश्किल है, नहीं जी, या 1 से 20 में भी 120 में भी 16 बच्चे थे पिछले बार, 4 की कमी हो रही है ना। तो देखा जाएगा इस बार क्या होता है, अब तो स्कोर बच्चों का मार्क्स आएगा तो ही पता चलेगा। तो मैं नहीं कि मेरे अंदर भूख है, तो आपके अंदर भी ये भूख होनी चाहिए
कि मुझे बेहतर करना है, बेहतर करना, और आपका मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। खुद पर भरोसा रखो, मेरे पर भरोसा रखो, आप इतिहास पर भरोसा रखो। किसी का इतिहास उठा करके देख लो, जिन्होंने मेहनत करके फेलियर का स्वाद चखा है ना, वो बहुत बड़ी उपलब्धि पाके ही माना है। आप किसी का भी इतिहास उठा करके देख लो, जो मेहनत किया हो और फेलियर का स्वाद चखा हो, वो भले आज पीछे है, लेकिन 5 साल के बाद सबको पीछे छोड़ देगा, इस बात की गारंटी है। और आदिकाल से ऐसा ही होते आया है और आगे भी ऐसा ही होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि वो मेहनत करके फेलियर का स्वाद चखा। यानी एक उसको कहते हैं ना कि शेर के मुंह में खून लग गया है, ठीक है, या घायल शेर को छोड़ते नहीं है, तो आप घायल शेर हो। आपने मेहनत किया और ठेस लग गया, आप बेहतर नहीं कर पाए, तो आप घायल शेर हो। तो घायल शेर को छोड़ते नहीं, तो किसी किसी फिल्मा में डायलॉग भी होता है, नहीं जी, तो वो चीज है। तो चलो ठीक है, हाँ अच्छा, ओके ओके। तो बस आप लोग मेहनत करो यार, और बताने के मम्मी, इस एज में भी मम्मी पापा को बोलना पड़े कि बाबू मेहनत करो यार, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे लिए, ठीक है, कि मम्मी पापा को अभी भी बोलना पड़ रहा है कि बेटा पढ़ो, ठीक है, भाई को अभी भी बोलना पड़ रहा है कि बबुआ पढ़ो। तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए कह रहे हैं। तो ये खुद की चेतना होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। फेल हो इससे पेरेंट्स परेशान नहीं होते हैं। आप किसी भी पेरेंट्स को उठा लो, किसी भी बड़े भाई को उठा लो, आप मेहनत कर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप बेहतर नहीं करके आते हैं, तो आपके साथ खड़ा रहते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले बार बेहतर होगा, अगले बार बेहतर होगा, इससे और बेहतर होगा, और भी तो मौका है। ऐसा नहीं कि वो आपके साथ खड़े नहीं होते, आपके एकदम पैर कदम के साथ कदम मिला के चलते हैं, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी बड़ा भाई बहन। लेकिन आप एक बार मेहनत तो करके देखो, तो इसका स्वाद चखो, देखो इसमें कितना आनंद है, ठीक है। चलो अब क्रिकेट का मजा लेते हैं, ठीक है, वो तो ध्यान से ही निकल गया था, ठीक है। और बाकी रिस्पॉन्स शीट का वेट करते हैं, जल्दी ही आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि 26 के पहले आ जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार डिस्कशन होगा, फिर एक बार मेला लगेगा, तब तक हम पूरे एनर्जी के साथ सीवीटी पर, आईएसआई पर और सीएमआई पर लगते हैं, ठीक है ना। चलो बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और खूब इंजॉय करो, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट्स के साथ इंजॉय करो, क्वेश्चन के साथ इंजॉय करो, जो आपने एक्सपीरियंस मेहनत करके लिया है प्रिपरेशन में, इसके साथ इंजॉय करो और आगे बेहतर करो, ठीक है। चलो बाय बाय और गुड नाइट।